हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना 1971 का चुनाव और कांग्रेस का जो पुनर्स्थापना था इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि किस तरीके से जो राजनीतिक उठापटक है वो चल रही है। यानी कि कांग्रेस में अब यदि हम बात करें कि पीछे जाने के या कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि उसका जो प्रभाव था ना वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। और इसके लिए अब फिर कांग्रेस कैसे दोबारा अपना वर्चस्व बनाती है, कैसे आ भी पाती है या नहीं आ पाती, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले कल हम लोगों ने कुछ बात की थी, थोड़ा उस पर जिक्र कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कांग्रेस के अंदर ही सिंडिकेट्स वगैरह ग्रुप बनाए गए थे, गठबंधन की हमने सरकार देखी किस तरीके से बनती है। एंड उसके बाद एक बात आई थी इंदिरा जी की, जब गवर्नमेंट थी कि वहाँ पे अभी इंदिरा जी की ही चल रही है, ठीक है, सरकार। यहाँ पे क्या हुआ था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जब बैंकों का, और कितने बैंकों का किया गया था, 14 ऐसे बैंक थे जिनका हम राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो ये कब किया गया था मैंने आपको बताया था कि कल बताऊंगी इसकी डेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज आप लोग सभी लोग डेट इसकी नोट कर लीजिए कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो कब किया गया था। सो ये आपका हो जाएगा 19 जुलाई, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1969, यानी कि 1969, 19 जुलाई 1969 में आपके बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था या राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसमें से आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आपको बताना है, करंट अपडेट है, कि इसमें से प्रेजेंट टाइम में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्योंकि अभी कई बैंकों को मर्ज किया गया है 2019 में। तो इसलिए आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में कितने बैंक ऐसे हैं जो कि अभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्योंकि घटे बढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डेट जो है कभी कभी पूछ ली जाती है कि कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ पे कि 1971 का चुनाव था और उसके बाद कांग्रेस स्थापन किस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी जी की सरकार अल्पमत में तो आ ही गई थी, और इसके बाद क्या हुआ कि डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा जी की सरकार सत्ता में बनी रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया था। और अभी सामने आएगा आपके कि इसके बाद संविधान में कुछ संशोधन किए जाते हैं जिनमें आपके प्रियम्बल में समाजवादी वर्ड भी जोड़ा जाता है। तो देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। एक तो हमने देखा कि नेहरू जी के टाइम पीरियड से ही थी, क्योंकि वो भी पक्के समाजवादी थे, रूस को फॉलो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो समाजवादी था ना, सोशलिस्ट था, उसका जो रंग था वो और ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दिया। और इसी दौर में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान भी चला दिया, और उन्होंने भूमि परिसीमन या भू परिसीमन के लिए कुछ और कानून भी बनाए, और दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी वो 1970 में क्या करती है कि जो दिसंबर में लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा भंग करने की सिफारिश की गई। और इससे क्या होता है कि यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था, और लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी में हुए। क्यों हुए? क्योंकि इंदिरा जी ने लोकसभा ही भंग कर दी। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि 3 चुनाव हुए थे, चौथा चुनाव हो रहा था। और अभी 1900, अभी जो आपकी 61 की बात चल रही थी, उसके बाद जो 71 में हो रहा, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि सीधे से ये कह दिया, जो 67 में चुनाव हुए थे, ठीक है, अब उन्होंने 71 में चुनाव करवाए, और 71 में ही अपनी जो 70 में, मतलब जो उस टाइम की पहले की सरकार बनी हुई थी 69 की, उससे क्या किया, जो 67 में जब चुनाव हुए थे आपके, ठीक है,
जो 67 के चुनाव थे और इसके बाद से उन्होंने क्या किया कि जो 70 में ही क्या करती हैं कि अपनी लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करती हैं। और आपको यदि पता हो तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री देश के इस्तीफा देते हैं तो जितनी भी मंत्रिपरिषद होती है उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक स्थगित हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी देश का जो पीएम है ना वो इस्तीफा देगा जब, तो जो भी मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी भंग हो जाएगी। और इसी तरीके से जब भी राज्य का सीएम क्या करेगा, इस्तीफा देगा, वहाँ पे जो इसकी कैबिनेट है वो भंग हो जाएगी। फिर अदर किसी मेंबर्स को यहाँ पे इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ना तो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हुआ कि इंदिरा जी ने लोकसभा ही भंग कर दी और फिर से उन्होंने चुनाव करा दिए। कब? 1971 में। अब क्या होता है, मुकाबला क्या हुआ, क्योंकि इंदिरा जी को पता था कि अभी मज़ा नहीं आया, उतना अच्छा हमें बहुमत नहीं मिला। तो इसके बाद होता क्या है कि जो चुनावी मुकाबला था कांग्रेस यानी कि आर के विपरीत जान पड़ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भरती और हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। प्लीज इसे नोट करिए, कांग्रेस पार्टी के दो खेमे हो चुके थे, एक था कांग्रेस आर और एक था, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड आपको मेंस में भी काम आएगा, और दूसरा आपका क्या था, कांग्रेस, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, तो इनमें से क्या हुआ कि लोग क्या मान रहे थे कि जो कांग्रेस आर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक समझ में आ रही है, कांग्रेस ओ जो है तो असली ताकत तो इसमें है। अब देखिए ओ और आर का ये मतलब क्या है, तो इसके अतिरिक्त क्या होता है कि सभी बड़ी गैर समाजवादी और गैर कांग्रेसी जो भी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी संगठन बना लिया था और इसे ग्रैंड अलायंस क्या कहा जाता था। जो गैर साम्यवादी पार्टियों ने एक अपना पार्टी बनाया था अलग से, उसे क्या कहते थे, ग्रैंड अलायंस कहते थे। और इससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। और एसएसपी एंड पीएसपी, ये हमने पहले भी पढ़ा कि बिहार में गठबंधन की सरकार ये पार्टियां बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टियां थी इन्होंने क्या किया कि भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए और शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या कर दिया, गठजोड़ कर दिया। ठीक है, अब इनमें से क्या हुआ कि अभी इंदिरा जी सोच रही थी कि हम अब चुनाव कराएंगे दोबारा काफ़ी अच्छे तरीके से, हमें इसका पॉजिटिव इधर पे देखने को मिलेगा। बट ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ये मुश्किल समझ में आने लगा। और इसके बाद भी क्या हुआ कि जो नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बातें भी थी कि मतलब कि जिसका उसे बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था और एक एजेंडा और कार्यक्रम था, क्या था वो, ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जो ये विपक्षी वाले बनाते हैं ग्रैंड अलायंस, इनके पास, क्योंकि कांग्रेस सब कह सकती थी कि हमने इतना सारा विकास किया, हमने ये किया वो किया, भूमि सुधार किया, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने रोजगार की बात की, हमने लोगों को यहाँ पे आवास देने की बात की, तो उनके पास अब ठोस हो चुका था जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कि हमने आपके लिए ये किया। अब ये जो भाई साहब ये जो बना के रखे थे ग्रैंड अलायंस, अब इनके पास तो कुछ था नहीं ऐसा बताने के लिए कि ऐसा, तो यही बताया गया कि जो विपक्षी पार्टी थे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और इंदिरा जी ने क्या किया कि देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी संगठन के पास बस एक ही कार्यक्रम है और वो है इंदिरा हटाओ। यानी कि उसके पास अभी कोई काम नहीं करके दिखाया उन्होंने, एक ही काम है कि इंदिरा जी को यहाँ से हटाओ। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इसके विपरीत उन्होंने क्या किया कि लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे यानी कि गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। अब देखिए यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो गरीबी हटाओ का नारा है किस 5 ईयर प्लान में बात की गई थी, और जब किस 5 ईयर प्लान में बात की गई थी तो आपको यहाँ से ये भी साफ होगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, और आपको ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक स्थितियाँ किस तरीके से चल रही थी और डेट कब से कब तक की थी इस 5 ईयर प्लान की। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, बस हमें ज़रूरत होती है थोड़ा अपना दिमाग और जो भी दिल दिमाग है सब कुछ खोल के और पढ़ने की। ठीक है,
तो इसमें क्या किया कि इंदिरा जी ने क्या कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है ऑब्वियस है कि जब उनकी बुराई करेंगे तभी तो इन्हें कुछ अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा उनका बस एक ही टारगेट है कि इंदिरा जी को हटाओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस पे थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि क्या है यहाँ पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है, और एक इस 5 ईयर प्लान का मेन टारगेट रखा गया था। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्ध ग्रामीण भू स्वामित्व एवं और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। और इसके बाद इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि वंचित तबकों खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। क्योंकि राजनीतिक परिवार से थी जिनका बहुत लंबे समय से क्या था कि संबंध था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत इतनी राजनीति आती थी, जितना ये लोग बेवकूफ़ समझ के रखे थे उनको उतना वो निकली नहीं। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि उनको पता चल चुका था कि आखिरकार जनता को अब क्या ज़रूरत है और किस तरीके से जनता हमारे फेवर में आ सकती है। एंड उन्होंने वो सब करने की कोशिश की। सबसे पहले तो विपक्षियों को गिराओ, देन सेकंड यहाँ पे था कि जितना हम विपक्षी को गिराने में टाइम वेस्ट करेंगे उससे बेटर है कि कुछ हम नई नई स्कीम्स वगैरह लॉन्च करें। तो इन्होंने वही पैंतरा अपनाया और आज तक वो चुनावी मुद्दा यही चलता। महिलाओं के लिए लोग बात करते हैं, लोग धर्म को लेके बात करते हैं, लोग शिक्षा के लिए बात करेंगे, लोग बात करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोजगार देंगे। होता कुछ नहीं है, बाद में तो सब जैसे का तैसा था आज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा नहीं कि इन्होंने ये जो कहा वो किया नहीं। किसानों के लिए जो भूमिहीन किसान थे उनको अभी मैंने बताया ना कि कुछ भूमि भी दी जाती थी। और इसके बाद यहाँ पे जो दलित लोग थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, महिला थी, जो बेरोजगार लोग थे, तो उन पे इन्होंने कुछ ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। और गरीबी हटाओ का जो नारा था और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। और इसके सहारे वे अपने लिए क्या कर सकी कि देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। तो ये जो गरीबी हटाओ का टाइम पीरियड था, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 1974 से 78 तक में बात की गई थी। कब बात की गई थी? अभी 1971 के बाद की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइम 1971 के बाद से अब लगा लीजिए आप, तो यहाँ पे कब होगा 1971 से 1978। ये क्या था आपका 5 ईयर जो प्लान था, ये 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी और इसके बाद यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। और चतुर्थ जो आपकी पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब आई थी? तो 1969 से आपकी 1974 तक थी। तो इन सब की जो आपकी मतलब नोट्स जहाँ पे भी लिखे हों वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी ये सब करके मेन मकसद इनका क्या था? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि परिणाम क्या हुए उसके बाद, तो देखते हैं कि परिणाम जो भी होते हैं और उसके बाद की घटना क्या होती है। क्या विपक्षी पार्टी फिर से आ पाती है? नहीं आ पाती है। तो इसमें 1971 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला, यानी कि कांग्रेस जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल ही ना कर सकी थी। और इस गठबंधन को क्या हुआ कि लोकसभा की 375 सीटें मिली। बाप रे बाप, मतलब गठबंधन की सरकार बनाते हैं फिर भी दोनों मिल गए। तो पहले तो नहीं मिले थे तो नहीं मेजोरिटी बना पा रहे थे, बट मिलते ही इन्होंने 375 सीटें हासिल कर ली। और इनसे यानी कि इनसे कुल 48.4% वोट हासिल किए। और अकेले इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। यानी कि ये पैतरा इनका काम कर गया। जो कि कुछ इलाके थे जो थोड़ा सा बेचारे भटक गए थे, उन्हें भी ये कैसे अपने मायाजाल में फंसाना है एक महिला को बखूबी आता है, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी ने
लोगों की जो भी कमज़ोर जड़ें थी उन्हें पकड़ लिया कि अब हमें वोट बैंक बनाना है तो कहाँ बनाएँगे। कभी भी आप लोगों ने देखा है कोई वोट माँगने किसी अंबानी के पास जाता है? कभी कतई नहीं जाता, ठीक है? उनका जिसको मन होगा वो उसी को देंगे, किसी की हिम्मत नहीं चले जाएँ। लेकिन वोट माँगने आते कहाँ हैं? गरीबों के पास आएँगे, यहाँ पे उनको इतना लॉलीपॉप बताते हैं, खिलाते नहीं हैं, उसकी डेफिनेशन बता के चले जाते हैं और लोगों को लगेगा वाह यार! मतलब ये लीडर कितने अच्छे हैं, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं और उसके बाद जब जी उनकी हो जाती है जीत, उसके बाद आप मतलब उन्हें एक अच्छी सी कार में देखते हो, काफ़ी सारी भीड़ होती है, आप पीछे खड़े होते हो, आपको उनके दर्शन भी नहीं मिलते, बस इतना मिलता है कि हाँ, व्हाइट कलर के कुछ पहने हुए कोई खड़ा हुआ इंसान है, वो भी आपको समझ में नहीं आता कि कौन है ये, ठीक है? तो फिर ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ही होता है। अब इसके बाद देखिए और यहाँ पे भी वही और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है, गलती इनकी नहीं है, काम अच्छे तरीके से करता है। भैया जो काम कर रहा है उसी को अपनाया जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए कि हम आपसे यदि थोड़ा मतलब कह दिया कि ए सुनो मतलब पढ़ाई करना चुपचाप ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो आपको लगेगा कि यार मतलब कौन सी ज़बरदस्ती है क्या? नहीं पढ़ूँगा तो नहीं पढ़ूँगा। लेकिन मैंने वहीं पे आपसे कह दिया देखिए, आपको एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छी कार मिलेगी, घर मिलेगा, रूम मिलेगा रहने के लिए, आपके आगे-पीछे 2-4 गार्ड मिलेंगे और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। अब आपकी चॉइस है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। तो आपको मैंने बहुत सारे लॉलीपॉप दे दिए कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, सो दैट कि आप क्या करो, सीधा-सा मेरा कहने का मतलब था कि आप पढ़ाई करो तब ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहीं पे मैंने आके कह दिया, "हाँ, पढ़ाई करो चुपचाप, क्या तमाशा कर रहे हो? मतलब इधर-उधर घूम भाग रहे हो, कुछ दिमाग में है भी या नहीं है?" तो दोनों के कहने का अंतर है कि एक बात से आपका बुरा असर पड़ा कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर लोगे? मतलब हमने डायरेक्ट कहा पढ़ाई करो, आपने कहा नहीं पढ़ेंगे, क्या कर लोगे हमारा? हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइफ़, हम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे हमने क्या कह दिया कि आपको इतनी-इतनी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आप बेशक वहाँ पे क्या करोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे ऐसे हुआ कि आप हमें विजयी बनाओ और उसके बाद आपको ये चीज़ें की जाएगी और कुछ चीज़ें करके दिखा दिया गया। जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दे दिए कि देखो, इस बंदे ने मिस्टर एक्स ने पढ़ाई की और इस तरीके से इनके पास इतना-इतना है। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में देखो उसने इतनी मेहनत की और उसके पास आज ये, ठीक है? तो आपको मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल भी दे दिए। ऐसे इन्होंने क्या किया कि कुछ काम करके दिखा दिए पहले ही। अपनी सरकार में जब थे वो कुछ दिखा दिए। लेकिन अब इनकी जो वर्चस्व कम हो रहा था, अब उसे करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ अब करना बाकी था, आप ऐसा करोगे तो हम करेंगे। एक बहुत मज़ेदार बात है, मैं यहाँ पे आप लोग कभी गाँव के सरपंच से मिले हो? यदि नहीं मिले हो तो बहुत बुरी बात है, मिला करिए कभी-कभार और कभी काम ना हो तो भी कहा करिए कि हमारे यहाँ ये काम है करवा दीजिए। तो पता क्या होता है कि हमारे गाँव के जो सरपंच साहब हैं, मैंने बताया कि महिला है, हम जानते नहीं कौन-सी महिला है, ठीक है? उनके बेटे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो थे अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है? लेकिन अब जब उनसे बात की गई कि हमारे यहाँ की जो रोड है मतलब घर से निकलने के बाद की जहाँ तक जाने की वो थोड़ा ख़राब है, अभी कच्ची बनी हुई, ठीक है? तो इसमें से बात की गई कि भैया क्या करो कि आप हमारी जो रास्ता है उस थोड़ा-सा क्लियर करवा दो, साफ़ बनवा दो, पक्की सीमेंट का बनवा दो तो अच्छा होगा, कीचड़ बहुत होता है। उन्होंने क्या कहा मतलब क्या जवाब था उनका कि इस बार आप हमें जिताओ, इस बार पक्का आपका करवा देंगे। 5 साल तक क्या कर रहे थे, इस बार हम आपको जिताए और कोरोना के टाइम में तो और टाइम मिल गया, इनको चुनाव हुए नहीं। तो अभी तक ये क्या कर रहे थे? हम बहुत पहले अपील लगा चुके थे, यानी कि हमारे घर वाले बहुत ही पहले अपील लगा चुके थे। लेकिन अब ये आके क्या कह रहे हैं, चाचा जी आप क्या करिए कि अभी हमें मतलब कि आप लोग इस पंचवर्षीय में हमें जिताइए और उसके बाद सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि आपके इलाके को क्या करेंगे हम कि आपके जो सामने का रास्ता है हम उसे क्लियर करवा देंगे। ये लो मतलब अभी तक हम कब का जब तुम विजयी हुए थे पहली बार तब का लगाए हुए यहाँ पे तुम्हारे उसमें अर्जी डाले हुए हैं और तुम आज आके कह रहे हो कि चच्चा जब 1 साल बचे हैं तो आप हमको विजयी बनाओ और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके यहाँ का रास्ता बनवा देंगे। मतलब आके फिर से वही हमारे ऊपर खेल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे कि लालच में कि भैया ठीक है मतलब अभी तक तो नहीं किया, किसी दूसरे का क्या भरोसा करता है कि नहीं, अब इसी को दे देते हैं वोट तो करेगा। तो अब ऐसे मतलब मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी उनकी ये बात सुन के, घर में ही आए थे और जब वो ऐसा बोले
तो कसम से मतलब लगा कि एक तो लगा दूँ कि अभी तक क्या कर रहे थे? हालाँकि मैंने हँसी-मज़ाक में बोला भी कि भैया अभी तक तो मतलब 5 साल से आप किया नहीं। अब जब आगे जीतेंगे तब करेंगे, क्या दिक्कत है? कितने दिन लगने वाला, करवा दीजिए। तो बोलते नहीं बेटा वो आप समझते नहीं हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कहे हम तो समझते नहीं हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे लीडर होते हैं कि कुछ काम वो करते नहीं है जानबूझ के। क्यों नहीं करते जानबूझ के? अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो कुछ काम जानबूझ के क्यों नहीं करते, क्योंकि अगली बार वो क्या बताएँगे कि हम क्या करवाएँगे, और इसलिए वो टालते रहते हैं और फिर बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला, इतने बिज़ी बन जाते हैं कि और उसके बाद क्या कहेंगे, इस बार पक्का करा देंगे, इस बार आप हमें लाओ, हम करा देंगे। तो फिर पब्लिक भी क्या करे, कोई रास्ता रहता नहीं है, तो ला ही देती है। अब यही हालत यहाँ पे भी हो रहा था कि इंदिरा जी ने जो दिया, और इंदिरा जी किस पार्टी की थी, जो कांग्रेस के में 2 तरीके से बँट गए थे, आर और ओ में इंदिरा जी आर से थी, ठीक है? इसको याद रखिएगा। तो 352 सीटें वो जीती, यानी कि टोटल वोटों का 44% अकेले इंदिरा गांधी जी ही हासिल कर लेती हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि अब ज़रा यहाँ पे जो तस्वीर की तुलना जो कांग्रेस थी ओ की देखते हैं कि किस तरीके की हुई। इनमें क्या हुआ कि इस पार्टी के बड़े-बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी की पार्टी को जितने वोट मिले थे, उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए, और इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। और अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी जी अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया, और वहीं असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया, और विपक्षी यानी कि ग्रेड अलायंस धराशायी हो गया, और इस महाजोट को 40 से भी अधिक सीटें मिली थीं। यानी कि ये जो ग्रेड अलायंस बनाए, ओ पार्टी थी, आर पार्टी थी, तो आर तो अपना मान ले गई बाजी। और जब उन्हें अलग कर दिया गया था, आपको पता है कि एक बार उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अरे हमको हटाते क्यों, वो हमारी जो पार्टी है ना वही वाली असली वाली, किसे ला के बैठाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया कि जो कांग्रेस आर है वही असली कांग्रेस है। जो कांग्रेस ओ में गए हैं वो कांग्रेसी तो है ही नहीं, वो तो फालतू का बकवास ही कर रहे थे यहाँ पे, वो नहीं है। ग्रेड अलायंस वाले भी आते, विपक्षी पार्टी बड़ा बड़ा नाम दे रहे थे, उनको भी एक महिला पूरे देश के लोगों को मतलब क्या कर दी, मुंह की इन सबको खिला दी कि 16 सीटें ही पाओगे आप। ये जो कांग्रेस वो थे वो भी 16 पे ही अटक गए, और जो ये थे थोड़ा बहुत पाए, बट उनसे तो बहुत पीछे, कहाँ 375 कहाँ 44, मतलब बहुत है, एक बाल्टी से एक गिलास पानी निकालने बराबर है। अब हुआ कि 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, दैट मीन्स बांग्लादेश वर्तमान समय का, में क्या हुआ कि एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। कि आपको बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट हुआ, और भारत पाक के बीच क्या होता है, युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या हुआ कि बांग्लादेश बना, और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। वाह, क्या बात है। मतलब इंदिरा गांधी जी रूस से हेल्प ली जाती है, और क्या किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, किसको, बांग्लादेश आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि दिक्कत हो गई थी यार, सारे के सारे बांग्लादेशी हमारे इधर ही आ रहे थे, तो अच्छा था कि हम हेल्प ही कर देते। और जब यहाँ पे हेल्प की गई, आपको पता है कि शिमला कन्वेंशन हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी उसमें शामिल थी। उस टाइम भारत की जो प्रधानमंत्री थी, शिमला कन्वेंशन के टाइम में 1972 में हुआ था। तो इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। शिमला कन्वेंशन कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ था, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और शिमला कन्वेंशन कब हुआ, तो शिमला कन्वेंशन के टाइम पे इंदिरा गांधी जी यहाँ की प्रधानमंत्री थी, और 1972 में होता है, ठीक है। 71 में युद्ध हुआ, 72 में, 65 में युद्ध हुआ, और फिर 66 में होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या किया गया है कि इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश को तो आज़ाद करा देती हैं, वहाँ की 90,000 सेना चारों तरफ से हमारी सेना जो है वो घेर लेती है, और वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। कौन से, पाकिस्तानी सेना, ठीक है। और चुपचाप मुंह लटकाए लौट जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, मतलब जब इन्होंने ऐसा कर दिखाया, बाप रे बाप, एक महिला लीडर ऐसा कर गई, और उनकी हालत सोचिए जरा, इमेजिन थोड़ा सा कीजिए कि जो ये सोच के बनाए थे इंदिरा जी को कि महिला है और क्या कर पाएगी, हम ही तो राज करना है, बना देते हैं, उनकी क्या दशा हुई होगी।
थोड़ा सोचिए, आप लोग इमेज बनाइए अपने उसमें कि जो ऐसा सोचते हैं और बाद में वो बेचारे गलत निकल जाते हैं, उनकी क्या उस टाइम पे हालत रही होगी। और अब तो इनकी चार चांद और बन गई। पहले तो कुछ स्कीम्स लाई और उसके बाद अब देखिए क्या पावरफुल काम किया इन्होंने। अब क्या होता है कि 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली और उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। और पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश ना बची थी। यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टी के अंदर और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं बचा अब कि जहाँ पे कोई विरोध कर सके। और अब क्या हुआ, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अब क्या होता है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनावों में भी। और इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम ही कर लिया इन्होंने। थोड़ा सा बेचारी पहले लोगों के उसमें वो था कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बाद में समझ में आया बहुत जल्दी। और आपको यदि पता हो ना, साइंटिफिकली रीजन है, महिलाओं का दिमाग बहुत तेज काम करता है, बस लोग मानते नहीं है। और वो भी बेचारी यूज करती नहीं है। बाकी आपने देखा होगा, घर में कोई भी समस्या होती है ना, जब पापा बैठे होते हैं मुरझाए से, उदास से, मम्मी ना फटक से उसका सलूशन निकाल देती है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। और मतलब आपके लाइफ में कोई भी होगा तो आपसे थोड़ा ही ज़्यादा दिमाग चलेगा उनका। आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि एक जो पुरुष होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है, बट एक महिला जो होती है वो मेंटली स्ट्रांग होती है। ये बात आप थोड़ा सा ना इसे ध्यान से रखिएगा कि मेंटली स्ट्रांग की बात करें कि आप एक बार हताश भी हो जाओगे, परेशान भी हो जाओगे, बट आपको सपोर्ट करेगा यदि कोई, तो वो कर सकती है। ना तो आपका भाई कर सकता है, ना तो आपके पापा कर सकते हैं, या तो आपकी मम्मी करेंगी, या आपकी बहन करेंगी, या आपकी वाइफ करेंगी। यानी कि सपोर्ट आपको मिलेगा जब भी आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगे ना। तो हो सकता है कि वो आपकी फिजिकली हेल्प ना कर पाएँ, इकोनॉमिकली हेल्प ना कर पाएँ, बट मेंटली कसम से वही आपकी हेल्प करती हैं। और आपने अंदाज़ा भी लगाए होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप खुद से इतनी बड़ी, मतलब अभी 20, 22, 23 साल, 24 साल जितने भी एज हो गई होगी, मतलब इसी के बीच में ही होगी, 20 प्लस ही होंगे आप सभी। तो इसमें से आपने देखा होगा और ये अनुभव भी किया होगा कि जब भी कभी समस्या होती है तो कितना जल्दी से उनके पास सॉल्यूशन रहता है और वो बता भी देती हैं। और फिर अब महिला कोई भी हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, डजेंट मैटर, बट आपकी समस्याओं का समाधान तो उनके पास बखूबी है। और आप परेशान होते हैं तो आपके साथ वो भी परेशान होके भी नहीं बैठती हैं, आपको डबल एनर्जी देती हैं। ठीक है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक बार हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम करो, आगे तो देखा जाएगा ना। जिंदगी इतने में थोड़ी ना खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे तरीके से आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझा देंगे कि आपको सारी बातें भी समझ में आ जाएगी, आपका समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे अब इंदिरा गांधी जी भी एक महिला थी और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया कि अब तुम सब अपनी अपनी रखो अपनी सोच अपने पास, हम क्या करते हैं कि इससे डिसीजन लेना हमें, वो हम पे छोड़ दो। अब होता है ना कि बस थोड़ा उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, वरना देखिए फिर क्या होता है। और इसके बाद कांग्रेस अब अलग, मतलब कि लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। जो 8-9 राज्य अलग हुए थे उनमें भी अब सत्ता में आ चुकी थी और समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। और महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी जी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौती को धूल चटा दी थी। 4 साल के अंदर ही इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि शांति से ये बैठी ही नहीं। और लोग कुछ उल्टा ही सोच रहे थे कि कुछ उल्टा होगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि कांग्रेस प्रणाली का जो पुनर्स्थापन हुआ, इसमें हम ये क्या देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है। सीधा सा आप लोग मतलब तो अपने आप से भी निकाल सकते हैं कि क्या मतलब निकलता है कि पहले धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन समय हमेशा थोड़ी ना एक जैसा रहता है कि एक बार गिरेगा तो दोबारा उठेगा नहीं, बस उठाने वाले चाहिए। इसीलिए कहते हैं, एक यहाँ पे आप मोटिवेशन भी सीख सकते हैं कि जब भी कभी कोई भी समस्या आपके सामने आए तो मेहनत करना मत छोड़िए।
यानी कि यदि मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप पास आउट नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा फॉर्म भरना ही आप छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपने नहीं कर पाया और अगली बार आप यदि फॉर्म डालते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आपने हार मान के फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे यही बताया गया कि आप बिल्कुल भी कतई परेशान मत हो, हार मत मानो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस टाइम की जो सिचुएशंस थी, तो वहाँ पे हमने जल्दी-जल्दी 2 अपने प्रधानमंत्री को भी खोते हैं, कुछ प्राकृतिक ने हमें धोखा दिया, कुछ युद्ध वगैरह हो गए, उससे हमें मात खानी पड़ी, तो सिचुएशंस गड़बड़ हुई। लेकिन हार ना मानने वालों की कभी हार होती भी नहीं है, ये भी है। और एक बात और, कभी ये मत सोचा करिए कि हम क्या खो देंगे, क्या हमारी इंसल्ट हो जाएगी, क्या है यार, मतलब पहले इज्जत तो बनाओ, पहले खोने के लिए कुछ बनाओ तो। अब एक बात और होती है यहाँ पे कि जिसके पास कुछ होता नहीं है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और उसे हराने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं होता, क्योंकि अब उसे डर नहीं है कि हमारे पास है कुछ और जिसे हम खो देंगे। इसलिए ये सब बालतू का मतलब ये है कि हम लोग अपने आप पे एक्सक्यूज दे देते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से स्ट्रांगली काम करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आज आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ते-पढ़ते 2 साल 4 साल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आपने फॉर्म अप्लाई करना ही छोड़ दिया, सो क्या फ़ायदा? इसलिए स्किप मत मारिए। और यहाँ पे भी यही हुआ, कांग्रेस का पुनर्स्थापना का मतलब क्या था कि उसने हार नहीं मानी, और उन्होंने जो राजनीतिक स्थितियाँ अपनाई ना, वो बहुत अच्छी थी। और इंदिरा गांधी जी ने जो कुछ किया, वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी जी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी, और इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। एक तरफ युद्ध ने हमें बर्बाद किया था, कांग्रेस पार्टी को, देन दूसरी तरफ युद्ध ने ही इन्हें लोकप्रियता दिला दी। देखिए कि एक तरफ के युद्ध में चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उस टाइम, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे कि अरे यार, मतलब अपना जो डिफेंस सिस्टम, उसे इंडिया वालों को मजबूत करना चाहिए था ना, ऐसे क्यों, कैसे लापरवाही कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अब बांग्लादेश की हेल्प करने जब इंदिरा गांधी जी जाती हैं, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट जाती है, उस टाइम उनके लिए तो बिल्कुल वो अब क्या कह सकते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। वही युद्ध उनके लिए बहुत अच्छा बन गया, उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके लिहाज से उन्होंने मतलब अपना स्थान प्राप्त किया, और जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। उस टाइम सिर्फ कांग्रेस थी, कांग्रेस आर ओ कुछ ऐसा नाम नहीं था, लेकिन कहाँ सिंडिकेट बढ़ गया, कहाँ आर हो गया, ओ हो गया, ग्रैंड अलायंस हो गया, मतलब कितने सारे उसमें बढ़ गए एक के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ अलग तरीके की ही पार्टी थी, और यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आशी थी। और इस पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था, और इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि अब इस पार्टी के अंदर कोई भी गुट नहीं बचे थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी, और इस पार्टी के चुनाव जीते। लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। इन्होंने ये पैतरा ही अपनाया था कि अब ये पैसे वाले तो उनसे काम बनेगा नहीं, 2-4 ही गिने चुने होते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है, किनकी, गरीबों की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की। यही हमें आगे तक मुकाम तक पहुंचाएंगे, और यही इन्होंने किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर। पहले कांग्रेस में तो वो तो था ना कि यहाँ पे ऑब्वियस है कि नए तरीके से आप कह सकते हो कि इंदिरा गांधी जी ने किया। और ये बहुत मुश्किल काम था कि जब बहुत अच्छे तरीके से बुराई हो रही थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब 9 स्टेट में कांग्रेस का ना आना बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पूरे स्टेट में आ रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से जो काम किया, आप कह सकते हो कि एक नए तरीके से ही इन्होंने मुकाम हासिल किया। क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस को लोकप्रियता मिली हुई थी आज़ादी के बाद, जब पहले चुनाव हुए, उसके बाद से जितने भी 2-3 चुनाव हुए, वहाँ पे उन्हें लोकप्रियता किसकी मिली हुई थी कि ये कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनका बहुत बड़ा रोल था कि ये देश को आज़ाद कराते, लोग इनके कर्जदार थे, इसलिए इनको लोकप्रियता मिली हुई थी। लेकिन अब क्या लोकप्रियता रह गई थी, कुछ नहीं रह गई थी।
लेकिन इन्होंने अपने दम पे, अपने मुकाम पे फिर से कुछ ऐसा काम किया कि उस टाइम तो उन्होंने, उनका ये आंदोलन ही काफ़ी था इन्हें लोकप्रियता दिलाने के लिए। लेकिन इंदिरा जी अब समझ चुकी थी कि हमारा जो परिवार चल रहा था, जो हमारे दादा परदादा को ये सौगात में मिल रहा था, वो हमें नहीं मिलने वाला कतई। हम यहाँ पे मात खा जाएंगे। और इसलिए उन्होंने अब अपनाया कि उस टाइम आंदोलन ही था और वही एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमें देश को आज़ाद कराना है, और इसमें इन्होंने साथ दिया और अभी तक लोकप्रियता बनी हुई है। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि अब क्या इसकी ज़रूरत है रियल में, अब हमें किस पे ध्यान देना चाहिए और कहाँ से हमारा काम बन सकता है। इन्होंने इस पे अपना दिमाग लगाया, ना कि ये कि हमारी पैतृक संपत्ति में जो भी मिला था वो हमें अब सौगात में मिले, इस पे काम लगा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। और इसी कारण ये यहाँ पे अलग तरीके से अपना, पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी तो रही, लेकिन उसका जो गठन हुआ ना, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ। और इसके बाद यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से आए इन्हें हराने के लिए, लेकिन कितने भी पहाड़ आए, जब हम चल दिए हैं तो हम रास्ते बना के निकल ही जाएंगे। और इंदिरा गांधी जी भी निकल गई वहाँ से। और इसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें लोकप्रियता थी ना, नई कांग्रेस जो थी, कि कांग्रेस प्रणाली के भीतर ही तनाव था और संघर्ष को बचा लेने की क्षमता अब बन चुकी थी। और कांग्रेस प्रणाली की इसी खासियत के कारण जाना जाता था। लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। पहले की कांग्रेस क्या करती थी कि तनाव वगैरह सब वो बर्दाश्त कर लेती थी। अब की कांग्रेस, एक तो वैसे भी अंदर से अंदर खोखले थे ये लोग, ऊपर से इनके थोड़ा सा ये क्षमता तो नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी। वर्तमान समय में जो बनी, थोड़ा उग्रवादी टाइप के ये लोग हो गए थे। और क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जो कि पहले डिक्रीज हो रही थी। और लेकिन क्या हुआ कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकप्रियता, यानी कि लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई और विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। और हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिसे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। क्योंकि कब तक, मतलब आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किया कितना आपने, ये भी तो देखा जाएगा ना। कि हमने बहुत सारी बातें कर दी थी ना इन्होंने, छोटी मोटी बातें होती थी। और आज भी राजनेता एक बात ही नहीं करते हैं। कभी देखेंगे आप, आपके कभी सीएम वगैरह आए आपके इलाके में तो ज़रूर जाइएगा उनका स्पीच सुनने। हालांकि कुछ फ़ायदा रहता नहीं है, बट ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप जाइएगा और सुनिएगा। आते हैं भाई साहब, वो अपनी अपनी बातें ही बोलेंगे, कोई भी किसी की औकात नहीं कि बोल ले। बढ़िया, सबसे ऊपर मंच लगा होगा उनका, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम छुटकू छुटकू से बैठे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाइक, यहाँ पे वो खड़े होके स्पीच देंगे, हमको छोटा सा दिखेंगे वो। और उसके बाद वो इतना इतना बोलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यहाँ पे ये लॉन्च कर दिया आज हमने, वहाँ पे वो लॉन्च कर दिया हमने, आज ये स्कीम ला देंगे, वो स्कीम ला देंगे, बच्चों के लिए इतने रोजगार की सुविधाएं दे देंगे आपको। यानी कि यहाँ से खड़े हो कि ऐसा बोल रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, मतलब आज ही हम सब, बिल्कुल हम सब लोग गरीबी से मुक्ति पाने वाले हैं। और इनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पे हम रोजगार देंगे। और उसके लिए जितना, जिसे लोन लेना हो ले सकते हैं, जितना मतलब बैंक को, चलो आज हमने इतना कर दिया, इतना आप ले सकते हो, युवा ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हैं। अरे कर तो सकते हैं भैया, कैसे करेंगे ये तो बता दो। मतलब हम कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, बट कैसे करें स्किल डेवलप? आपने कह दिया कि स्किल डेवलप कराना है हमें, भारतीय जनता के। अब यहाँ पे स्किल डेवलप कराने के आपने स्कीम लॉन्च कर दी, आपने कई सारे यहाँ पे योजनाएं बनाई, लेकिन अब कहाँ पे है ये सब कुछ, ये तो दिखना चाहिए ना। और आप कह के निकल गए। अब हम कह रहे हैं कि दादाजी ने, हमारे मामा जी ने, चाचा जी ने, फूफा जी ने ऐसा कह के चले गए हैं। हमारे एमपी में शिवराज मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सब मामा जी उन्हें कहते हैं, वो खुद को कहते हैं भांजी कहते हैं। लड़कियों को भांजी, भांजे लड़कों को कहते हैं, ठीक है। तो यानी अब मामा जी हुए। तो जो मामा जी हैं वो भी कुछ ऐसे स्पीच देते हैं कई लंबे टाइम तक, यानी कि इतिहास ही रच दिया उन्होंने। अभी तक इतने लंबे टाइम तक कोई रहा नहीं। एक बार था कि इन्हें नहीं जिताया जाएगा, लेकिन फिर से कमलनाथ जी की सरकार को, बेचारे को, मतलब
धराशायी करके फिर से आ गए। तो ये मतलब मंत्रियों की ऐसी जो लैंग्वेज होती है ना, बड़ी मज़ेदार की होती है। और हुआ था ये, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सुनिएगा, क्योंकि एक बार मैं फँस चुकी हूँ कि हमारी कॉलेज की तरफ से वो दिखावटी तो बहुत चलता है कि अब आ रहे मंत्री साहब तो सबको जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ मतलब घर आते-आते रात हो गई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मंत्री जी के यहाँ जाना है। और सुनना क्या था कि एक कोई इंसान था, वो कुछ अपना मतलब उनसे बात करना चाह रहा था 2 मिनट के लिए। उन्होंने इतना ज़ोर का उन्हें कस के डाँट लगाई, वही माइक में बोल ही रहे थे कि उतने में ही शायद हो गया। अब उनकी भी गलती नहीं, वो बार-बार कह रहे थे, तो ठीक है बोल देते कि मैं कुछ टाइम बाद बात कर लूँगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी-अपनी सुनाई और चले गए। अब इतना दिमाग खराब हुआ, मतलब उसका कन्क्लूज़न निकाला गया कि भैया हम सुबह से बैठे यहाँ पे, क्या मिला? तो खाने को दिन भर भूखे मर गए। दूजे क्या मिला कि वो अपनी बात सुनाए और उस बात में हमारा कितना फ़ायदा था? ज़ीरो। यानी सब तरफ से हमारा लॉस ही हुआ और घर भी पहुँचे तो आधी रात हो चुकी थी। तो कहीं से भी मतलब फ़ायदा दिखा नहीं है। तो इस तरीके के वो लोग आते हैं, अपना बताते हैं, लेकिन जब वही लोग वोट माँगने आते हैं, कसम से इतनी विनम्रता उनके अंदर आती है, इतनी विनम्रता आती है। आप में से भी कोई राजनीति में जाना चाहता हो तो ये सीख लीजिएगा कि जब भी जब तक जीतते नहीं हैं, तो जनता ही आपके लिए सब कुछ है। जीतने के बाद आप ही सब कुछ हो जनता के लिए, और आप जैसे चाहो उसे नचाओ, यहाँ पे यही होता है। ठीक है? और इंदिरा जी की सरकार में भी हुआ। अब देखेंगे कि उनकी सरकार गिरती भी है। उसके बाद दूसरी पार्टी की आती है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में हाँ, लिख लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे अपनी नोट्स खोलिए आप लोग और ये कुछ टॉपिक जो है उससे नोट करिए, ठीक है? तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने कल आपको बोला भी था कि कराऊंगी, सो दैट कि आपको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक फ्लो चार्ट बनाइए, लिखिए राष्ट्रपति, ठीक है? या यहाँ पे प्रधानमंत्री वर्सेस राष्ट्रपति ऐसा करके लिख लीजिए। आपको जो लिखना है चाहे ऐसे करके बनाइए, ऐसे 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 ऐसे, और चाहे आप कैसे करके बनाइए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी आपको सुविधा लगे बनाइए, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखना है कि ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, अभी तक के राष्ट्रपति जितने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आपको, कब से कब तक बने थे ये कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री था देश का ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, क्या इनका ईयर चल रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, जहाँ से बहुत सारी बातें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो लिखना प्रारंभ करिए। आपके आते हैं पहले राष्ट्रपति महोदय, और यहाँ पे जब पहले राष्ट्रपति महोदय आते, कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो उनका जो टाइम पीरियड आपका आता है, ये आता है 1952 से 1962 तक का था, ठीक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो टाइम पीरियड था, कब से कब तक रहते हैं? 1952 से 1962 तक रहते हैं। तो इसमें से उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक? उसके बाद दूसरे आपके राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं राधा कृष्णन, यानी कि जो राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी थे। तो इनमें जो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली तो आपके राष्ट्रपति हो गए दूसरे, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है? इसमें कब से कब तक था? तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको लिखना है 1962 से 1967 तक का। उसके बाद आपके आते हैं, मैंने बताया था कि 3 ऐसे थे जो कि एक ही कार्यकाल में आते हैं, क्योंकि पद पे रहते हुए किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, वो थे जाकिर हुसैन जी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सो आप इसे नोट करिए कि 1967 तक तो हमने देख लिया कौन थे। 1962 से 67 डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली और लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ठीक? अब क्या होता है यहाँ पे कि जो जाकिर हुसैन जी हैं, बीबी गिरी जी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ पे ये 3 जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। कब से कब तक के बीच में? तो 1967 से आपके 1977 के बीच में, यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड में ये 3 राष्ट्रपति आते हैं। सो आप इनका अलग अलग टाइम पीरियड मत लिखिए, यहीं पे डेट आपको बस इतना लिख के और क्या लिख लीजिएगा, पहले जो हो जाएंगे तीसरे नंबर के, यानी जाकिर हुसैन,
जिनकी पद पे रहते डेथ हो गई थी। उसके बाद आएगा बीबी गिरी, बीबी गिरी जी के बाद आएंगे फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर के, ठीक है। और उस टाइम के यानी कि इन तीनों के टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री कौन थी देश की, तो वो थी इंदिरा गांधी जी। अब आपातकाल वगैरह की घोषणा होती तो उसमें बीबी गिरी जी का हाथ था। उन्होंने मतलब पहले आपातकाल की भी कुछ उसमें क्राइटेरिया होता कैसे करना है, लेकिन वो भी नहीं होता, सारे ऐसे ही हो गया था कि गांधी जी ने कहा कि आपातकाल लाना है, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने, और उन्होंने ला दिया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि 1967 से 77 हो गया, इंदिरा गांधी जी आपको पता चल गया प्रधानमंत्री थी, ठीक है। होता है अब 6वें नंबर के आते नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को आपको याद हो कि जो सिंडिकेट्स पार्टी थी वो अपनी तरफ से खड़े कर रही थी, उस टाइम वो नहीं विजय हुए थे जब बीबी गिरी है, लेकिन बाद में ये नीलम संजीव रेड्डी आते हैं। कब आते हैं? 1977, 1977 से 82। अब इसमें कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, तो 1977 में अभी हमने बात की थी ना कि इंदिरा गांधी जी की जो अभी तक इतना सबको लॉलीपॉप दिए थे उतना नहीं पूरा हो पाया, जनता के प्रति असंतोष। अब जनता इनके प्रति क्या महसूस कर रही थी कि आप ठीक ठाक नहीं है, और ये सत्ता पे अब नहीं आती हैं दूसरी बार। तो आते कौन है? उस टाइम पे 3 प्रधानमंत्री हुए थे, कब से? 77 से 82 के बीच में। कौन कौन से? पहले मोरारजी देसाई, दूसरे चरण सिंह, और तीसरे हुए थे आपकी इंदिरा गांधी जी, फिर से आई थी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर बाद में फिर वो दोबारा थोड़ा उनका शांति मिली, और उसके बाद ये आती हैं। तो ये 77 से 82 तक की बात याद रखना है। और सबसे बड़ी बात ना, इंदिरा जी को मात क्यों खानी पड़ी थी? 1976 में इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था, उसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और जो आपातकाल की घोषणा की थी इन्होंने 1975 में, वो भी कुछ और ही ज़्यादा थी, और इसी कारण इन्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ा था कि अब लोगों ने कहा कि भैया अब आराम कर लो, बहुत मेहनत कर लिया आपने। लेकिन फिर भी ये बाद में अच्छे तरीके से अपना फिर से प्रभुत्व बनाती हैं, और बाद में फिर सत्ता पे आती है। इसलिए यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी के टाइम पीरियड में 87, 77 से 82 तक में ये 3 प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लिखना 7वें राष्ट्रपति। 7वें राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह थे, और राजीव गांधी उस टाइम पे के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हो जाती है 1982 में इंदिरा जी की डेथ। कब हो जाती है इंदिरा जी की डेथ? अभी पद पे ही थे, उनकी हो जाती है मृत्यु। और उस टाइम पे राजीव गांधी जी का राजनीति में आने का कोई पर्पस नहीं था, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, बट क्या करें, अब कोई था नहीं उतना योग्य, तो इन्हें ही आना पड़ा। और क्या होता है कि ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम के राष्ट्रपति थे, और यहाँ पे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। टाइम पीरियड 1982 से लेके 1987 तक। और इसके बाद है, और यहाँ पे एक पूछा भी जाता है कि प्रौद्योगिकी का सबसे सही तरीके से किसने यूज किया, या प्रौद्योगिकी तरीके से किसने डेवलप करने की कोशिश की, कौन प्रधानमंत्री थे? वो राजीव गांधी जी ही थे, ठीक है, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे। उनका कोई यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। और राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, तो किसने की थी? राजीव गांधी जी की हत्या जो हुई थी, आपको पता है कि जो लिट्टी एक संगठन है तमिल का, उनके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो इसको भी जब श्रीलंका वाला विवाद चल रहा था, वो गए थे वहाँ सुलझाने के लिए, लेकिन लिट्टी संगठन वालों ने इन्हें मार दिया था, ठीक है। तो अब इसके आगे आता है आपका, और सबसे कम उम्र में भी इनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसे प्रधानमंत्री थे आर वेंकट रमन। अब आते हैं 8वें आपके राष्ट्रपति। इनमें भी 3 आपके प्रधानमंत्री बनते हैं इनके टाइम पीरियड में। एक थे नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी तो थे ही, उनके बाद चंद्रशेखर, और उनके बाद नरसिम्हा राव बनते हैं। और यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव के नाम से आप जानते हो। कब? जब राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन जब थे, ठीक है। टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो अब यहाँ से 5 साल का आप चलाते जाइए, यानी कि 87 से 92। और उसके बाद बनते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी के टाइम पीरियड पे वही पीवी नरसिम्हा राव जी थे, 1992 से 97। और उसके बाद आपके आते हैं आर के, यानी कि KR नारायणन, और ये 1997 से 2002 तक रहते हैं राष्ट्रपति के पद पर, 10वें थे। और यहाँ पे 2 फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, एक थे IK गुजराल और एक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो जो IK गुजराल जी थे, इनका तो टाइम पीरियड यहाँ से खत्म होता है, और 11वें जब राष्ट्रपति आते हैं APJ अब्दुल कलाम। सैल्यूट है इनको, ठीक है। तो जब ये आते हैं APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम पे कौन थे? यानी कि देखिए,
जब भारत को सौगात में ये दोनों ही व्यक्तित्व ऐसे मिले थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे। कौन कौन से मिल गए आपको यहाँ पे? अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अभी हाल फिलहाल में कुछ ही साल पहले इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना। और अब्दुल कलाम, यानी कि दोनों ही महान थे। और इनकी जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? तो 2002 से 2007 तक रहता है। और उसके बाद आते हैं 12वें नंबर के जो प्रधान राष्ट्रपति थे, वो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट थी। और यहाँ पे मनमोहन सिंह उस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और 2007 से 2012 तक इनका टाइम पीरियड था। अभी तक एक महिला प्रधानमंत्री बनी है और एक महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। उसके बाद आपके आते 13 नंबर के जो राष्ट्रपति महोदय थे, वो थे प्रणब मुखर्जी जी। उस टाइम पे भी कौन वहाँ पे प्रधानमंत्री था अपने इंडिया पे? मनमोहन सिंह जी ही थे। 2012 से 2017 तक रहते हैं। और अब आते हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनके टाइम पीरियड पे कौन यहाँ का देश का आपका प्रधानमंत्री है? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 2012 से 2017। किनका? रामनाथ कोविंद जी का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और 2012 इनका टाइम पीरियड नहीं होगा रामनाथ कोविंद जी का, क्योंकि अभी भी ये आपके कहाँ क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। सो इनका टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिएगा क्या है। और यहाँ से आपका, क्योंकि 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी जी का था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आ गई होंगी तो नोट कर लीजिएगा एक एक करके। और यदि हो सकेगा तो मैं इसकी पिक भी आपको, क्योंकि मैंने बना रखा है, आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं है। और आप लोग पढ़ते रहिए, बस थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा प्लीज़ एक दूसरे चीज़ों को, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि क्या कैसे था। क्योंकि जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी, जो पॉलिटिकली थी, जो आपकी हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। और इससे हम मतलब छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अब हम लोग कल अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मूवी दी गई है, मन हो तो देख लीजिएगा, जंजीर मूवी। और आप में से कई लोग देख भी चुके होंगे। यहाँ पे भी कुछ जो भी स्थितियाँ चल रही थी उससे बताया गया है कि क्या कैसे था। तो ये कुछ राष्ट्र हित से रिलेटेड मूवी होती थी। आपका मर्जी हो तो देखिएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।